जय हिंद। फाइनली बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ ने अपने कागज खोले, टेबल पर आया और प्राइस बैंड वगैरह डेट ये वो सब यहां पर ऑन द बोर्ड आ चुका है। इस बीच में कुछ लोगों को मैंने पहले भी उस टाइम भी बोला था, यहां पर भी इनफैक्ट वीडियो बनाई थी कि भाई शेयर होल्डर कोटा में चाहिए तो अभी भी ले लो, एक एक शेयर ले लो बजाज फाइनेंस या बजाज फिंसर वगैरह का। इससे पता है फायदा क्या होता है, आपको एक ही आईपीओ में दो एप्लीकेशन लगाने का मौका मिल जाता है। अभी क्या हुआ, कई लोग कमेंट करते हैं कि यार हमें तो मिलता ही नहीं आईपीओ, मिलता ही नहीं। अब एक ही आईपीओ में आपने दो एप्लीकेशन डाली, हो सकता है कि भाई पहली वाली ना लगे, हो सकता है दूसरी लग जाए। मेरे साथ ये टाटा टेक के आईपीओ में हुआ था। अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आया है, दैट टू इतना 6000 करोड़ का आईपीओ है, काफी बड़ा आईपीओ है। बट क्या काफी बड़ा आईपीओ सप्लाई होगी, क्या कुछ लिस्टिंग गेन बचे भी हैं टेबल पर? ऑलरेडी एक रैली आ चुकी बजाज फाइनेंस में, बजाज फिंसर में, क्या इसके भी गेन्स ऑलरेडी कहीं ना कहीं फैक्टर इन हो चुके हैं या अभी भी टेबल पर कुछ है और हमें लगाना है? तो कितना शेयर होल्डर कोटा कैसे काम करेगा, एनपीएस वगैरह क्या है इतनी बड़ी कंपनी के, प्रॉफिट मार्जिन क्या है, सब एक्सप्लेन करने वाला हूं इस वीडियो में। बट उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। हाय एवरीवन, माय नेम इज जिबोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में हम लोग करेंगे डिटेल्ड एनालिसिस बजाज हाउसिंग फाइनेंस के, देखेंगे कि क्या कच्चा चिट्टा है, क्या फाइनेंशियल्स कहती हैं। बजाज ग्रुप नाम तो काफी बड़ा है, क्या ये भी अबे ऊपर की तरफ लेकर जाएगा या बिल्कुल ठंडा सा पड़ जाएगा? विदाउट वेस्टिंग टाइम डीप डाइव करते हैं अपने एनालिसिस में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, अब चैनल सब्सक्राइब करने का बेस्ट पार्ट क्या है वो मैं आपको बताता हूं। ये देखिए यहां पर ये क्या दिखा रहा है, ये बोलता है कि बजाज हाउसिंग आईपीओ वीडियो कब डाला था? 2 महीने पहले। आईपीओ अभी आ रहा है, मैंने 2 महीने पहले ही इसके ऊपर वीडियो बना के डाला था और यहां पर शेयर होल्डर की कोटा की बात करी थी और यहां पर भी यही बोला था कि एक एक शेयर लेके चुपचाप बैठ जाओ, रिकॉर्ड डेट में जब नाम आएगा तो आपको दो एप्लीकेशन लगाने का मौका मिलेगा। फिर उसके बाद मैंने दोबारा ट्विटर पर भी डाला था, कब? 10-15 दिन पहले ये डाला था, 20 अगस्त को। मैंने यहां पर सारे 4 पॉइंट लिख दिए थे, ये वो शेयर होल्डर कोटा में चाहिए, एक एक शेयर वगैरह लेकर बैठ जाओ। ठीक है, अब जरा एक पहले तो टेबल देख लेते हैं। प्रीमियर इंटर आके हमारा एनालिसिस डॉट टू डॉट बैठे, ओरिएंट पे डॉट बैठे, प्रीमियर एनर्जीज तो ओवरफ्लो हो गया। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 80% रिटर्न्स, ये देकर गया 110% रिटर्न्स। फिर उसके बाद बाजार स्टाइल, गाला, फिर उसके बाद आ जाते हैं श्री तिरुपति, इसके भी डाल दिए। आज हम करने वाले हैं बजाज हाउसिंग के, फिर उसके बाद मैं टॉलिंस और इनके जब प्राइस बैंड वगैरह आएंगे इसके एनालिसिस भी डाल दूंगा। चलो, जैसा कि ये था प्रीमियर 100% गेन्स और मुझे तो अलॉटमेंट भी मिला था। अरे बारे बारे, चलो इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। आपको लेके चलते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के कच्चे चिट्ठे पर। फाउंडेड इन 2008, बजाज हाउसिंग फाइनेंस इज अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। मतलब क्या है? नंबर वन, ये हाउसिंग फाइनेंस, अगर आपको घर लेना है, रेनोवेशन करानी है, राइट, तो उन सब से कुछ लेन देन है तो ये बोलते हैं हमारे पास आ जाओ। आपने सोचा मैं कार लोन ले लेता हूं, आपने सोचा मैं मोटर व्हीकल लोन ले लेता हूं, या फिर फॉर एग्जांपल मैं मोबाइल के लोन लेता हूं, ये कहता हमारे पास मत आओ, हमारे जो बड़े भाई हैं बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर, उनके पास जाओ। तो ये हाउसिंग फाइनेंस से ही देगा। नंबर टू, नॉन डिपॉजिट टेकिंग है। आप सोचो जैसे बैंक काम करती है, बैंक क्या करती है, आपका पैसा लेती भी है, दूसरे हाथ से आपको ही दे देती है, लोन दे देती है, जो बीच का मार्जिन होता है वो खाती है। ये नॉन डिपॉजिट, ये डिपॉजिट्स नहीं लेते। चलो नेक्स्ट, registered with the National Housing Bank since 2015, has been offering mortgage loans since the financial year 2018. ठीक है, the Bajaj Group का diversified part हो गया with interest in Bajaj Housing Finance provides customized financial solutions to the individual and corporate for the purchase and renovation of homes and commercial spaces. ये जैसे हम लोगों ने बात करी कि अगर खरीदना है, रेनोवेट कराना है, मरम्मत वगैरह, टूट फूट ये वो कुछ, तो उसके लिए देते हैं। कैसे कैसे देते हैं? जरा, होम लोन्स देते हैं, लोन्स अगेन प्रॉपर्टी वगैरह हो गया, कागज रख दिए, उसके बदले आपको लोन मिल जाएगा। फिर हो गया रेंट कंसेशन हो गया, एंड डेवलपर फाइनेंस वगैरह में काम करते हैं। कितने कस्टमर्स हैं? The company had 3 lakh active customers, of which 82% were home loan customers। यानी कि सारा का सारा फोकस कहां है? होम लोन वालों पर ही है।
215 ब्रांचेज है, 174 174 लोकेशंस में ब्रांचेज है। कितना? 20 स्टेट्स। काफी टाइम लोगों ने बोला कि यार ये नंबर बढ़कर इंग्लिश में बोला करो, वीडियो इंग्लिश में नहीं बना सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 स्टेट्स और 3 यूटीज वगैरह में है, तो मेरे हिसाब से आएगा सारा कुछ कवर ही हो गया। 23 तो इनका कवर हो ही गया, और प्रोबेबली आईपीओ के बाद ये और बोलेंगे कि भाई काफी फैला हुआ बिजनेस है। इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं जरा। अब इंपॉर्टेंट डेट्स का एक फैक्टर सामने आ रहा है। आईपीओ ओपन होगा 9 तारीख को, 3 दिन 11 सितंबर तक आईपीओ रहेगा। 12 तारीख को पता चलेगा, फिर रिफंड आएंगे 13 को, फिर उसके बाद सैटरडे संडे लग गया, और 16 तारीख को आईपीओ लिस्ट होगा। अब यहां पर एक चीज और समझाता हूं। इंपॉर्टेंट डेट्स देखने का फायदा या नुकसान क्या है, आपको यह आइडिया लग जाता है कि जहां मैं पैसा डालने वाला हूं क्या उस टाइम और कोई अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। 9 9 11 11 16 16, तो और जबकि ये मांग रहा है 6500 करोड़, ये कह रहा है मुझे सिर्फ उसका कुछ छोटा सा चाहिए 230 करोड़ प्लस। जैसा कि मैंने श्री तिरुपति बालाजी में भी बताया था कि भाई यहां पर पैसा फ्री होगा 11 तारीख को, तो 11 तारीख को 10 तारीख को फ्री होता है तो एक बार को इसमें लगा पाओगे, वरना ये पैसा इसमें ही ब्लॉक होके रह जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। चलिए जी देख लिया। अब आते हैं प्राइस बैंड पर। फेस वैल्यू 10 रुपए, प्राइस बैंड 66 टू 70, तो हमें अप्लाई करना है 70 पर। 66, कई लोग क्या क्या बोलते हैं कि भाई एप्लीकेशन अप्रूव ही नहीं होती। आपने अगर 66, 67, 68, 69, आपने अगर 69.9 पर भी डाला है, ऑटोमेटिक रिजेक्ट। ऑटोमेटिक रिजेक्ट बेसिकली क्या होता है, सपोज करो इनके पास 20,000 एप्लीकेशन आ गए, आएंगे तो ज्यादा, जस्ट एन एग्जांपल 20,000 आ गए। पहले 70 वाले जो हैं उन्हें अंदर रखो, बाकी जो उससे नीचे बाहर हटा दो, हटाते रहो। फॉर एग्जांपल मान लेते 20,000 में से रह गए 18,000 के आसपास, 2,000 ऐसी थी जो आड़े टेढ़े प्राइस पे किसी ने डाल दिए थे। नंबर टू, अब 18,000 में से जिसने कई बार चांसेस है कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, किसी और के अकाउंट से अप्लाई कर दी, राइट, मैंडेट अप्रूव नहीं करा, उन सबको बाहर फेंको। मल्टीपल एप्लीकेशन लगा रखी है, एक पैन कार्ड जीरोधा पर है, मतलब मान लेते कोई बंदा है, अब लेट्स से ये है, इसका जीरोधा में अकाउंट है, एंजल में अकाउंट है, अपस्टॉक्स में अकाउंट है, इसने तीनों से अप्लाई कर दिए, एक सेकंड में रिजेक्ट हो जाएगा। 1 पैन कार्ड 1 एप्लीकेशन। चलो, लॉट साइज 214 शेयर्स का है। अब कंपनी कहती है कि भैया मुझे कितना चाहिए, 6500 करोड़ चाहिए, 6560 करोड़ चाहिए। 3560 जो है वो फ्रेश इशू है, यानी कि कुछ 55% के आसपास, और बाकी 45% जो है वो ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल कौन लेकर आ रहा है? बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व लेकर आ रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब कैटेगरी पे आने से पहले, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे 2-3 मिनट लगेंगे, पहले मैं ये एप्लीकेशन दिखा देता हूं। रिटेल वाला कहता है कि भैया एक लॉट है 14,980 के आसपास, 20 रुपए कम 15,000 से, फिर उसके बाद ये हो गया 2 लाख से ऊपर एप्लीकेशन है तो 14 लॉट्स में अप्लाई कर सकते हो। अब कैच क्या आ रहा है वो समझते हैं। देखो, QIB को मिलेगा 50%, ये बोलते हैं कि भाई आप QIB कैटेगरी में हो तो आप 50% कैटेगरी में हो। रिटेल वालों को 35% और HNI को 15%। अब यहां पर आपका हो गया यार, यहां पर शेयर होल्डर कोटा कहां है? शेयर होल्डर कोटा इस कैटेगरी में ही है, रिटेल वाली कैटेगरी में से ही निकाल के दिया जाएगा। ठीक है, कैसे कैसे अप्लाई करना है सुन लो, समझ लो। देखो, अब अभी आप कहोगे यार सर आपने तो ये बोला कि भाई एक पैन कार्ड पे एक ही एप्लीकेशन है। बिल्कुल है। जब कोई कंपनी अपनी सब्सिडरी या किसी दूसरी पेरेंट कंपनी का लेकर आती है, जैसे टाटा टेक के साथ हुआ था, राइट, तो वो शेयर होल्डर कोटा रखते हैं। मतलब उन लोगों को भी एक और चांस देना जो लोग पहले से उस दूसरी कंपनी पे फेथ करके चल रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या है, 35% जो है वो रिटेल के पास है, जिसमें से यहां पर 2 कैटेगरी बनेंगी। एक बनेगी नॉर्मल कैटेगरी, जिसके पास पहले से बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व के शेयर नहीं थे। दूसरी कैटेगरी शेयर होल्डर कोटा। तो मैं यहां पर दोनों में अप्लाई कर सकता हूं। कैसे अप्लाई कर सकता हूं? जब आप जाएंगे वहां पर एक ऑप्शन आएगा कि आपको कितने लॉट अप्लाई करने हैं, फिर वहां पे ऑप्शन आता है रिटेल, HNI कैटेगरी, या अगर एम्प्लॉय कैटेगरी है, या फिर शेयर होल्डर कैटेगरी। तो आप पहले एक एप्लीकेशन अप्लाई करोगे
नॉर्मल कैटेगरी में, फिर दोबारा से दूसरी एप्लीकेशन अप्लाई करोगे शेयर होल्डर कैटेगरी में, तो अब आपकी दो एप्लीकेशन गई हैं, सो यू स्टिल हैव अ बेटर चांस कि आपके पास एक और चांस हो जाए कैटेगरी वालों के लिए। मतलब मान लो इसमें नहीं लगा तो हो सकता है इसमें लग जाए, इसमें नहीं लगा तो हो सकता है इसमें लग जाए, इसमें भी नहीं लगा तो और मल्टीपल डीमैट्स है, वो तो मेरी आखिरी वाला तकिया कलाम आएगा ही आएगा। चलिए जी वापस आते हैं। बट ये उन लोगों के लिए ही वैलिड रहेगा जिन्होंने बजाज फाइनेंस शेयर होल्डर कैटेगरी, जिन्होंने बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में से किसी का भी एक शेयर बाय करा हुआ था 30 अगस्त तक, 30 अगस्त तक, जो मैंने अभी आपको लाइन यहां पर दिखाई थी। चलो जी नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं जरा। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पे, फाइनेंशियल टड़क टड़क। फुल ईयर फुल ईयर फुल ईयर, और ये है सिर्फ एक क्वार्टर, तो हम करने वाले हैं इसको मल्टीप्लाई बाय 4 ताकि इक्विवेलेंट पता लग जाए मोटा मोटा। रुपीज इन करोड़, 48,000 करोड़ के एसेट्स थे, 64,000 करोड़, 80,000 करोड़, 88, ऑलमोस्ट 90,000 करोड़ के आसपास एसेट्स हो गए, और प्रोबेबली हो सकता है कि आईपीओ के बाद ये जंप करके 1 लाख करोड़ से भी ऊपर चला जाए। रेवेन्यू 3700 करोड़ की रेवेन्यू, एक अच्छा खासा 50% के आसपास जंप आया, 5600 करोड़, फिर अनदर जंप आया 7600, अब 22 मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा तो भी 88 बनेगी इक्विवेलेंट, और हो सकता है इससे ज्यादा ही बन जाए, साल शुरू हुआ है। बट क्वेश्चन ये है कितना बचा रहे हो? क्या बजाज फाइनेंस फिनसर्व जैसे, बजाज ऑटो, जो बजाज होल्डिंग्स, इतनी बड़ी कंपनी है, उन जैसा प्रॉफिट है? 3700 करोड़ पे 709 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट निकाल कर गई कंपनी, कुछ 18% के आसपास यहां पर मार्जिन बने। फिर उसके बाद 1200 करोड़ का जंप, एक अच्छा खासा जंप आया, यहां पर भी ऑलमोस्ट 50% से भी इनफैक्ट डबल हो गया, 700 का सीधा 1700, 1400 से भी डबल हुआ। अब 480 और ऑलमोस्ट बोलूंगा 500 करोड़ के आसपास, तो ये हो गया 1900 करोड़ के आसपास, यहां से भी जंप दिखाई दे रहा है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं तो 20-22% के मार्जिन पे कंपनी काम कर रही है, विच इज डेफिनेटली नॉट गुड बट एक्सीलेंट। अच्छा है, बहुत अच्छा है। जहां पर कुछ कंपनी लॉस में है, एनपीएस बढ़ते जा रहे हैं। एनपीएस से याद आया, अरे यहां पर ये फाइनेंस कंपनी ने अपने एनपीएस नहीं दिए। जब भी आप किसी फाइनेंस कंपनी का आईपीओ देखो या बैंकिंग का देखो, तो वहां पर आपको एनपीए चेक करने हैं। एनपीए है क्या, समझाता हूं। सपोज करते हैं कोई कंपनी है तो 1,000 रुपए का लोन देती है। अब 1,000 रुपए का लोन, नहीं 1,000 से नहीं, और उससे भी छोटे से समझाता हूं। कोई कंपनी है जिसने लोन दिया सिर्फ 5 रुपए का, यहां लिख लेते हैं लोन, यहां लिख लेते हैं अमाउंट नॉट बैक, ठीक है। इसने 5 रुपए का लोन दिया जिसमें से 1 रुपया वापस नहीं आया, ठीक है। इसने एक रुपये 4-5 लोगों को बांटा, 4 ने वापस करा, 1 ने वापस नहीं करा, तो ये हो गया 20% के आसपास। अब की बार इसने दिया 50 रुपए का लोन, और हो सकता है अब की बार 2 रुपए वापस इसके नहीं आए, 2 रुपए वापस नहीं आए, तो ये हो गया 4% के आसपास। अब की बार इसने दिया 1,000 रुपए का लोन, और अब की बार मान लेते हैं इसके सिर्फ 5 रुपए वापस नहीं आए, इतना सारा लोन वगैरह बांटते गया, अब ये हो गया 2% के आसपास, एंड सो ऑन। तो अब देख रहे हो जैसे जैसे अमाउंट बढ़ता जा रहा है तो परसेंटेज वाइज ये अमाउंट कम होता जा रहा है। क्यों? अगर आपकी जेब में, ऐसे समझते हैं बचपन में जब हमें मम्मी पॉकेट मनी देती थी, हमें 5-10 रुपए मिलते थे, तो हम पूरे टाइम जेब में हाथ डाल के रखते थे, अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भाई, कहीं कहीं गिर तो ना जाए, गिर तो ना जाए, गिर तो ना जाए। अब यहां पर क्या हुआ, अगर वो 1 रुपया गिर जाता है या 2 रुपए गिर जाते हैं तो हम टेंशन में आ जाते थे। बट आज जब इनकम का लेवल बढ़ जाता है तो आप कहते हो, जैसे आप कोई चिप्स लेने गए, चिप्स का अमाउंट है 95, आपने 100 रुपए दिए, वो कहता है भैया खुले नहीं, वो कहता है चल कोई नहीं अगली बार लगा लियो। या आप होटल वगैरह में जाते हो तो वहां टिप दे देते हो, राइट, क्योंकि वो परसेंटेज वाइज देखा जाता है। तो जब भी आपको एनपीए देखने हैं परसेंटेज वाइज देखने हैं, परसेंटेज वाइज। हम चलते इसके डीआरएचपी पे, मैंने पूरा डीआरएचपी पढ़ा, यहां पे 296 पेज पर तक मैं जाकर आया, तब जाके मुझे एनपीएस वगैरह इसके मिले। मैं हर बार ये एनपीए वगैरह और ये सब हमेशा पढ़ता हूं, तो मैं आपको इसका क्रक्स बताऊंगा, आपको ज्यादा बोर नहीं करूंगा। ये है जीएनपीए परसेंटेज वाइज, एनएनपीए अमाउंट में, और ये हो गया परसेंटेज वाइज, ठीक है। 2022, 2023, 2024, चलो मैं पढ़ के बता देता हूं हम कौन कौन सा कॉलम पढ़ने वाले हैं।
ये दो कॉलम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब पहले इनके 1400 करोड़ के एनपीए थे, ये कम हो गए 1300 करोड़ हो गए और ये हो गए 2100 करोड़ के आसपास, ठीक है। परसेंटेज वाइज 0.31, नॉट इवन 1%, 0.31, 0.22, 0.27, ठीक है। नेट एनपीएस की तरफ देखूं, यानी कि ये दो कॉलम की तरफ देखूं, 670 करोड़, 500 करोड़, 780 करोड़, ठीक है। 0.14 ड्रॉप हुआ, 0.8, 0.10। अमाउंट देखो 500 से सीधा ये बढ़ के हो गया 780 करोड़। तो 500 का 50% तो जंप आया, बट 0.8 का 0.10 हुआ, यानी 0.02 का ही फर्क आया। ये 50% जंप नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि इनका जो बेस था, जो भी मैं आपको समझा रहा था, बहुत अच्छा था। बहुत ही कम एनपीएस है अकॉर्डिंग टू एयूएम, एसेट्स जितने हैं, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से। चलिए जी, फाइनेंशियल्स भी देख लिए, फाइनेंशियल्स तो अच्छे लग रहे हैं। डेट टू इक्विटी तो हाई होगा, क्योंकि भाई लोगे तो आगे दोगे। रिटर्न ऑन नेटवर्थ थोड़ा कम है 3%, और प्राइस टू बुक वैल्यू 3 टाइम्स बहुत ही लो है, बहुत ही लो है। पैसा किस लिए उठा रहे हो, जरा वो और बता दो हमें, बस हमारा काम हो गया। वैसे तो फाइनेंस की कंपनी है। अच्छा, ये लाइन भी मैं आपको पढ़ के बताऊंगा अभी। कैपिटल बेस के लिए पैसा उठा रहे हैं। अब देखना, द कंपनी हैज रिजर्व 5000 मिलियन वर्थ ऑफ शेयर्स, यानी कि 500 करोड़। ये पता नहीं इंडियन वालों को भी मिलियन की आदत पड़ गई। अंडर शेयर होल्डर कोटा, eligible shareholders of Bajaj Finance and Bajaj Finserv as of RHP date 30 अगस्त would be eligible to apply offer under this। 10% होल्ड किया गया है, 10%, राइट। लॉजिक समझ आया यहां पर? यह चीज मैं आपको बोल रहा था कि आप यहां पर दोनों कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो, रिटेल वाले में भी और यहां पर शेयर होल्डर कैटा में भी, दोनों में बिंदास अप्लाई करो। अब आई गेस मैंने सारा कच्चा चिट्ठा आपके सामने रख दिया, शेयर होल्डर कैटेगरी में कैसे कैसे लगाना है, 2 एप्लीकेशन, फाइनेंस, डेट्स, ये वो। अब आ जाते हैं फाइनल अपने वर्डिक्ट पर। नंबर 1, अब ओवर सब्सक्रिप्शन और लिस्टिंग गेन की तरफ आते हैं, बट उससे पहले मैं आपको ये चीज और दिखा देता हूं कि यहां पर ये आईपीओ जो है इसके साथ क्लैश कर रहा है। इसको चाहिए 6000 करोड़, इसको चाहिए सिर्फ 200 करोड़ के आसपास। नंबर 1, अप्लाई, डेफिनेटली अप्लाई करने वाले हैं। कैसे कैसे? मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई करेंगे। वैसे तो इतना बड़ा आईपीओ है तो अलॉटमेंट के चांसेस डेफिनेटली है, नहीं भी होंगे तो थोड़ा सा बैड लक माना जाएगा। उसको हटाने के लिए मम्मी के अकाउंट से, पापा के अकाउंट से, कुत्ते के अकाउंट से, बिल्ली के अकाउंट से, चाचा के अकाउंट से, दादा के अकाउंट से, राइट, ऊंट के अकाउंट से, सबके अकाउंट से बिंदास से अप्लाई करो। जिन लोगों ने शेयर मेरी बात मानी थी कि भाई एक एक बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व का ले लो, वो दोनों में एक एक लॉट सबके अकाउंट से अप्लाई करो। मतलब मम्मी के अकाउंट से 2 एप्लीकेशन, पापा के अकाउंट से 2, इसके अकाउंट से 2, उसके अकाउंट से 2, बिंदास अप्लाई करो, राइट। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात, लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल रखा जा सकता है, ताकि जब आप 10 साल बाद, 20 साल बाद वो स्टोरी पढ़ो, मेरे दादाजी ने 10,000 रुपए विप्रो में लगाए थे, आज उसकी वैल्यू इतनी है। अगर वो स्टोरी आपको सच करके दिखानी और प्राउड फील करना है उस पर, तो लॉन्ग टर्म के लिए डाल के छोड़ देना। 14-15 हजार का एक लॉट है, कोई भारी भरकम नुकसान नहीं होने वाला है। बाकी मैं आपके लिए इतनी बढ़िया कॉल्स डालता हूं, वहां से रिकवर करवा दूंगा। अब आते हैं अप्लाई पे, डेफिनेटली अप्लाई करो। ओवर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा आईपीओ है तो ये कहीं 5 to 10 टाइम्स के आसपास ही ओवर सब्सक्राइब हो सकता है। लिस्टिंग गेन यहां पर इजीली मेरे हिसाब से 50 to 70% के आसपास लिस्टिंग गेन हो सकते हैं, और बढ़ेगा तो हो सकता है और लिस्टिंग गेन ये फॉर एग्जांपल 70 to 80% के आसपास भी खिंच जाए, और हो सकता है एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि मार्केट देख रहे हैं हम लोग बुलिश है। बैंक निफ्टी रिकवर कर गया, निफ्टी एक अच्छा खासा हाई बना के जा रहा है। ये थे बजाज हाउसिंग फाइनेंस के डिटेल्ड एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।